हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक्स का है। जो अभी पेपर हुआ है बीए का फर्स्ट ईयर से, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमें इसका मतलब आंसर की बताना है। पेपर हो गया है आंसर की। ठीक है, तो गाइस आप सभी जानते हैं कि पेपर होने के एक दो दिन 3 दिन बाद आंसर की आता है। तो हमने अपने तरफ से हमने जो पेपर दिया है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स से मेरा भी सब्जेक्ट है। तो गाइस, जो हमने पेपर दिया है, जो मतलब हमें सही लगा है, तो हमने अपना आंसर टिक किया है। और जो आप सही आंसर टिक किए हैं तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। हम चलिए वीडियो को बताते हैं। तो पेपर कौन सा है? मेजर पेपर है। तो गाइस, इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिए। तो पेपर कितने घंटे का था? 1.5 घंटे का था। कितने नंबर? 75 नंबर। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन क्या था? 1 नंबर का था। कितने नंबर का? 1 नंबर का था। तो गाइस, आप आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, अनुक्रमांक रोल नंबर भरे होंगे आप। तो अनुक्रमांक शब्दों में भरे होंगे, इन रोल नंबर इसमें नहीं भरा जाएगा। कॉलेज का नाम लिखे होंगे अपने। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मतलब टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? तो गाइस, यहाँ पर 2 लैंग्वेज दिए गए हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज? हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो जो गाइस हिंदी जानते हैं वो हिंदी में समझ लेंगे, जो इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में समझ लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरह के लैंग्वेज दिए गए हैं। तो आप दोनों तरह का, हिंदी वाले दोनों तरह का लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश का लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? व्यापार शेष से अभिप्राय क्या है, मतलब ट्रेड बैलेंस मीन्स। ठीक है, व्यापार शेष से अभिप्राय क्या है? तो वस्तुओं का क्या दिया है? वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के अंतर। ऑप्शन नंबर ए सही है, आप इसे टिक करके आए होंगे तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो गाइस, क्या दिया है? भुगतान शेष आर्थिक सौदों को निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में बांटा जाता है? तो कौन से वर्ग में बांटा जाता है गाइस? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये सभी दृश्यमानदेय, अदृश्यमानदेय, पूंजी अंतरण। कौन से? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो गाइस, आपको एक ट्रिक बताएंगे लास्ट में कि मतलब जहाँ पर यह सभी दिया रहेगा और इनमें से दोनों दिया रहेगा तो आप क्या लगाएंगे ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। वो ट्रिक जानने के लिए लास्ट वीडियो के अंत में आपको वो ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? कि भुगतान शेष सदैव होता है, मतलब जो भुगतान होता है, हम जो भुगतान करते हैं किसी चीज़ पर, मतलब एक तरह से मतलब टैक्स देते हैं भुगतान, तो वो क्या होता है? ऋणात्मक संतुलित होता है। क्या होता है? ऋणात्मक संतुलित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? स्थिर विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो स्थिर विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? जो स्थिर विनिमय दर होता है, हमारा रेट होता है, उसका निर्धारण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थिर विनिमय दर का निर्धारण करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है विदेशी बाजार वह बाजार है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की मुद्राओं को क्या किया जाता है? बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बेचा तथा खरीदा जाता है, विनिमय नहीं होता है। तो क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या होता है? बेचा तथा खरीदा जाता है। क्या है? बेचा तथा खरीदा जाता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विदेशी विनिमय में अवमूल्यन कौन लाता है? कौन लाता है? विदेशी विनिमय में अवमूल्यन कौन लाता है? ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। तो सरकार द्वारा विदेशी विनिमय की मांग या पूर्ति के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों इसमें से सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन में दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन नहीं किया जाता? ठीक है, मतलब क्या अध्ययन नहीं किया जाता? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें क्या अध्ययन नहीं करना होगा? तो गाइस, आई होप आप सही आंसर लगा कर आए होंगे। तो जिन लोगों ने सही सही आंसर लगाया है तो उनका आंसर सही होगा, अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन कौन से सही होंगे? चारों में से देखिए कौन कौन से? रोजगार सिद्धांत, मुद्रास्फीति और वस्तु कीमत निर्धारण, सामान्य कीमत स्तर का। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो मुद्रास्फीति। क्या है? मुद्रास्फीति।
समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रास्फीति का अध्ययन नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन उपयोगी है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी मौद्रिक नीति के निर्धारण में, राजकोषीय नीति के आयात निर्यात नीति के निर्धारण में, तो तीनों के, ठीक है। तो गाइस आई होप ऊपर वाले आंसर का मतलब जो 17 नंबर समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोजगार सिद्धांत में, ठीक है। मतलब अर्थशास्त्र के मतलब रोजगार सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दिया है, किस अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है? तो किस अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या शामिल होता है? ठीक है, जो हमारा सकल राष्ट्रीय आय होता है उनमें से क्या शामिल होता है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। घिसावट लागत, स्वनियोजित आय और ब्याज तथा लगान। अगला क्वेश्चन, जीडीपी तथा जीएनपी में क्या अंतर, मतलब क्या कारण है? तो गाइस जीडीपी का फुल का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है जीडीपी और जीएनपी में हमें अंतर बताना। तो जीडीपी और एनपी में क्या अंतर है? तो गाइस इसका मतलब आप क्या मतलब जीडीपी और एनपी में क्या अंतर का कारण क्या है? तो हस्तांतरण का आय क्या है? इसका कारण क्या है? हस्तांतरण आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कब सकल राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय आय के बराबर होगी? मतलब हमारा जो सकल आय है वो राष्ट्रीय मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय के कब करीब, मतलब कब बराबर होगा? ठीक है, जब अप्रत्यक्ष कर शून्य हो। क्या? जब अप्रत्यक्ष कर शून्य हो तब हमारा सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन में दिया है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय, क्या दिया है? वास्तविक राष्ट्रीय आय जनसंख्या बराबर क्या होता है? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति की आय, ठीक है। वो हमें प्रति व्यक्ति की आय निकालना है, तो हमें मतलब क्या करेंगे? वास्तविक आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे, तब हमारे प्रति व्यक्ति की आय आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, घरेलू, क्या दिया? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से क्या आशय है? तो जीडीपी का मतलब क्या आशय है? तो हमें बता देना सिंपल से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक वर्ष में एक देश की सीमा से ही उत्पादित वस्तुएं, ठीक है। एक वर्ष में एक देश से ही हम मतलब आदान मतलब जो आयात निर्यात करते हैं उसी को हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दोहरी गणना से तात्पर्य क्या है? मतलब हमारा जो दोहरी गणना है उससे क्या तात्पर्य है? तो क्या है तात्पर्य है? जो दोहरी गणना है उससे यह तात्पर्य है कि उत्पाद की एक से अधिक बार गणना करना, ठीक है। जो दोहरी गणना है वहाँ पर हम क्या करेंगे? उत्पाद जो हमारी मतलब जो उत्पादन होगी उसको हम एक से अधिक बार गणना करेंगे। तो अगला ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो धनात्मक जीडीपी अंतराल की दशा में होता है, क्या होता है? धनात्मक जीडीपी अंतराल की दशा में कब होता है? जब संसाधनों का अल्प उपयोग हो। क्या हो? जब संसाधनों का अल्प उपयोग हो, ठीक है, कम। अगला क्वेश्चन, सी बटे वाई का अर्थ क्या है? ठीक है, हमारा सी बटे वाई का अर्थ क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति से, मतलब सी बटे वाई का क्या है अर्थ होता है? औसत उपभोग प्रवृत्ति से हमारा सी बटे वाई का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही ठीक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? उपभोग फलन की धारणा का मतलब जो उपभोग फलन है उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो हमारे प्रोफेसर कीन्स ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी। किसने? प्रोफेसर कीन्स ने, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा,
कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने पर गुणक का मान क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, स्थिर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, गुणांक स्थिर का मान कम क्या दिया है, अधिक होने पर क्या होता है, गुणांक स्थिर का मान सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने पर गुणांक का मान अधिक होता है। क्या है, अधिक होने पर गुणांक का मान अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश क्या कहलाता है, हमारा प्रेरित निवेश कहलाता है। क्या है, प्रेरित निवेश। लाभ की आशा से प्रयुक्त होकर किया गया निवेश प्रेरित निवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है, जो निवेश आय तथा रोजगार में स्वतंत्र होता है वह क्या कहलाता है, शुद्ध निवेश कहलाता है। क्या, शुद्ध निवेश। ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध निवेश। अगला क्वेश्चन, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य है तो गुणक का मान गुणक का मूल्य होगा, क्या होगा, गुणक का मूल्य अनंत होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक का मूल्य कितना होगा, गुणक का मूल्य 2.0 होगा, यानी 2 होगा। क्या होगा, गुणक का मूल्य 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एमपीएस बराबर 1/10 है तो गुणक का मूल्य कितना होगा, तो गुणक का मूल्य कितना होगा गाइस, एमपीएस बराबर इतना, तो गुणक का मूल्य 0.1 होगा। ठीक है, जब हम 10 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा, 0. ये 0 कहाँ है, 0 1 के आगे आ जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, कि गुणक बराबर होता है। ठीक है, गुणक बराबर होता है किसके, डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई के। तो डेल्टा एक नियतांक, ठीक है, डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई के बराबर होता है, गुणक बराबर होता है डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई के। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, गुणक मूल्य किस पर निर्भर करता है, जो हमारा गुणक मूल्य है वो किस पर निर्भर करता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर, सीमांत बचत प्रवृत्ति पर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी में। तो क्या दिया अगला क्वेश्चन, की खुली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है हमारा। ठीक है, जो हमारी खुली अर्थव्यवस्था है उससे क्या अभिप्राय है, तो खुली अर्थव्यवस्था से हमारा क्या अभिप्राय है। तो गाइज इसमें देखिए, खुली अर्थव्यवस्था से हमें क्या तात्पर्य है यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, शेष विश्व के साथ एक देश का विदेशी व्यापार। ऑप्शन नंबर बी, शेष विश्व के साथ एक देश का विदेशी व्यापार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वह नीति जिसमें सरकार की व्यय तथा कारोबार नीति सम्मिलित होती है, यानी मतलब जानी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, राजकोषीय नीति कहेंगे। ठीक है, राजकोषीय नीति कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो गाइस ध्यान से इस वीडियो को मिलाइएगा और ध्यान से सोचिएगा कि हमने कौन सा ऑप्शन सही लगाया है। तो अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए, ये एक तरह का आंसर की है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, मतलब इसमें से राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यह राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सार्वजनिक व्यय। क्या है, सार्वजनिक ऋण। क्या है, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण होगा जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। उपकरण मतलब औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकशील क्या दिया है, विवेकशील राजकोषीय नीति के उपकरण है। ठीक है, जो विवेकशील राजकोषीय नीति है उसके उपकरण कौन से हैं, उपरोक्त सभी हैं, बजट नीति, कराधान और सार्वजनिक ऋण, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मांग में कमी हो तो निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हमारे मांग में कमी हो तो निम्न में से सार्वजनिक ऋणों को कम करना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक ऋण मतलब हमें कम कर्ज लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस वीडियो को यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप ना करिए। यदि इस वीडियो में आप MCQ के जिसमें ऑल ऑफ दिस दिया रहता है, मतलब इनमें से सभी और इनमें से दोनों, तो उसमें एक तरीका हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को ज़रूर देखें।
तो इसमें क्या दिया है कि खुली अर्थव्यवस्था में शुद्ध निर्यात के अतिरिक्त शामिल होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था में शुद्ध क्या दिया है, शुद्ध निर्यात के अतिरिक्त क्या शामिल होता है, इनमें से सभी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय। ठीक है, तीनों लगाकर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो किसने दिया? हार्टले विदर्स ने दिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, हार्टले विदर्स ने दिया। क्या दिया है? वर्तमान मुद्रा का आविष्कार हुआ। ठीक है, वर्तमान मुद्रा का आविष्कार कब हुआ, मतलब वर्तमान मुद्रा का जो हमारा प्रेजेंट टाइम क्या दिया है, प्रेजेंट टाइम मनी है, मतलब उसका आविष्कार या उसका उत्पादन कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि के लिए। ठीक है, वर्तमान मुद्रा आविष्कार किस लिए बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से मुद्रा की मांग की जाती है, मतलब प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से मुद्रा की मांग की जाती है मूल्य की माप हेतु। किसके लिए? मूल्य की माप हेतु, मूल्य की विनिमय कार्य हेतु, सट्टा कार्य हेतु, मूल्य संचय। तो किसके लिए की जाती है? सट्टा कार्य हेतु के लिए की जाती है। सट्टा कार्य हेतु प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से मुद्रा की मांग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तरलता पसंदगी तथा मुद्रा मांग में संबंध होता है। ठीक है, तरलता क्या दिया? तरलता पसंदगी तथा मुद्रा मांग में संबंध होता है। किसका संबंध है? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों का संबंध होता है। कैम्ब्रिज क्या दिया है? कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को संबंधित करते हैं। ठीक है, उपयुक्त तो दोनों। ऑप्शन नंबर सी, विनिमय कार्य से, मूल्य संचय कार्य से, दोनों से कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को संबंधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो दिया है समष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो समष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? इनमें से सभी से। उपभोग फलन सिद्धांत से, व्यापार चक्र सिद्धांत से, आर्थिक विकास के सिद्धांत से, तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? दिया है केंद्रीय सांख्यिकी गठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी गठन द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एमपीएस बराबर क्या दिया है? एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर 0, एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर 1, एमपीएस प्लस एमपीसी ग्रेटर देन 1, एमपीएस प्लस एमपीसी लेस देन 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एमपीएस प्लस एमपीसी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रोफेसर फिशर के समीकरण को हम किस प्रकार लिख सकते हैं या किस तरह लिखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पी टी बराबर एम भी प्लस एम वन भी वन। ठीक है, पी टी बराबर पावर में क्या दिया है? एम भी प्लस तो गाइस हम प्रोफेसर फिशर के समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं? पी टी बराबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी इसमें से सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पी टी प्लस बराबर एम भी प्लस एम वन भी वन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुद्रा चलन वेग किससे संबंधित है? मुद्रा का चलन वेग संबंधित है, किससे संबंधित है? मुद्रा का चलन वेग किससे संबंधित है? मुद्रा परिमाण सिद्धांत से। किससे? मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मुद्रा का मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के बीच संबंध क्या है? विपरीत संबंध है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सकल ब्याज में सम्मिलित होता है, सकल ब्याज में सम्मिलित होता है, शुद्ध ब्याज, जोखिम भुगतान, उपयुक्त दोनों। तो इसमें से कौन होगा? सकल ब्याज सम्मिलित होता है तो क्या होगा? उपयुक्त दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरलता जाल में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती है। मुद्रा की मांग क्या होती है? पूर्ण लोचदार होती है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्या होती है? पूर्ण लोचदार होती है।
ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत किसकी देन है? तो ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत जेएम किन्स का है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय कर लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? आय कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यम थ्री परिभाषित किया जाता है। तो यम थ्री परिभाषित किया जाता है यम टू प्लस बैंकों की संबंध का दिया समयबद्ध जमाए। यम टू प्लस बैंकों की संबंध जमाए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुद्रा की पूर्ति के स्रोत हैं। मतलब इसमें से मुद्रा पूर्ति के कौन कौन से स्रोत हैं? मतलब मुद्रा को किस तरह से पूर्ति, मतलब मुद्रा की मांग किस तरह से पूर्ति किया जा सकता है, मतलब मुद्रा की मांग को किस प्रकार कमी मतलब किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्रीय बैंक और बैंक की व्यवस्था द्वारा मुद्रा की पूर्ति को उस मतलब क्या दिया है? मुद्रा की पूर्ति के स्रोत हैं क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बैंक, बैंकिंग व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों है, मुद्रा की पूर्ति के स्रोत दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है साख निर्माण का आधार है। तो साख निर्माण का आधार इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? वो जब बैंक ऋण देते हैं तब प्राथमिक जमाएं बनती हैं, जब बैंक ऋण देते हैं तब उपकेंद्र जमाएं बनती हैं। तो उपयुक्त दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं हम। नगद कोष का प्रतिशत कम करके बैंक अपनी साख निर्माण की शक्ति में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बैंक अपनी साख निर्माण की शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि मौद्रिक नीति अप्रत्यक्ष नियंत्रण विधि में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? मार्जिन में परिवर्तन। ठीक है, मार्जिन में परिवर्तन ये शामिल नहीं है मौद्रिक नीति अप्रत्यक्ष कर विधि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आई होप गाइस वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारे आंसर किया गया, हम कुछ मिला लें हमारा। देखिए कितना मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितना। तो गाइस आप जानते हैं कि मतलब 55 नंबर का 75 नंबर का पेपर रहता है, तो मैक्सिमम 23 नंबर पाना अनिवार्य है। और जब 100 मैक्सिमम मतलब 100 मार्क्स का होता है हमारा नंबर, तो इसमें मैक्सिमम कितना पाना अनिवार्य रहता है? मतलब 33 पाना अनिवार्य है। तो गाइस आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं हमारा कितना सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? बैंक दर में परिवर्तन द्वारा साख नियंत्रण करने का अधिकार है। किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक को है। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि हमने भी जो आंसर और बताए हैं सही हो। ठीक है, मतलब कुछ आंसर हमें नहीं मिल रहे थे, तो हमने जो अपने तरफ से लगाया था आंसर वही है, और जो हमें आंसर मिले हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस आपको जो लगे आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारी तरफ से जो भी आंसर गलत बताएगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। तो अगला क्वेश्चन दिया है साख अधिकरण योजना क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम किस साख नियंत्रण विधि में अपनाई जाती है? तो किस साख नियंत्रण विधि में अपनाई जाती है? मौद्रिक नीति मूल्यांकन का। ठीक है, मौद्रिक नीति का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आईएस और एलएम विश्लेषण के विचार का प्रतिपादन किसने किया? हैंसेन ने किया। ठीक है, किसने किया? जे.आर. हिक्स ने और हैंसेन ने। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। तो दोनों ने किया था, तो जे.आर. हिक्स तथा हैंसन दोनों ने किया था। तो जो गाइस जो लोग हैंसन लगाए हैं तो उनका पता नहीं आंसर सही हो सकता है कि नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। तो हमारी तरफ से ऑप्शन नंबर सी क्या है? जे.आर. हिक्स तथा हैंसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आईएक्स वक्र का ढलान होता है। क्या होता है? आईएक्स वक्र का ढलान का होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईएस एलएम विश्लेषण में प्रतिष्ठित विचारधारा से प्राप्त होता है उपयुक्त दोनों। आईएस वक्र भी प्राप्त होता है और एलएम वक्र भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों लगा कर आएंगे। अगला क्वेश्चन, आईएस तथा एलएम वक्र के संतुलन का अर्थ है मुद्रा की मांग तथा पूर्ति समानता, बचत का निवेश तथा बीच में समानता। उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएम वक्र का ढलान होता है दोनों, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एलएम वक्र दाईं ओर खिसकता है, क्या है? एलएम वक्र दाईं ओर खिसकता है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। विस्तारित मौद्रिक नीति के कारण, संकुचित मौद्रिक नीति के कारण। संकुचित वित्तीय नीति से आईएस वक्र में परिवर्तन होता है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। वित्तीय नीति गुणांक बराबर होता है। वित्तीय नीति गुणांक किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी डेल्टा जी बटे डेल्टा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समग्र मांग, क्या दिया? समग्र मांग तथा समांतर कीमत स्तर में संबंध होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी धनात्मक और ऋणात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अर्थव्यवस्था में धनात्मक मांग धक्का उत्पन्न होता है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए सरकारी व्यय में वृद्धि होती है, सरकार कर की दरों की वृद्धि करती है, बैंक दर में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्र होता है, मतलब उसका ढलान कब होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है। क्या होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य विपरीत दिशा में बदलते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है, किन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार स्तर से पहले प्राप्त होने वाली स्फीति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी आंशिक स्फीति कहते हैं, वास्तविक स्फीति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फीति दिशाओं में व्यापार शेष क्या होता है? स्फीति दिशाओं में व्यापार क्या होता है? अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है, अप्रभावित रहता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या दिया है? डी। इनमें से सभी स्थितियां संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? स्फीति दशाओं में आर्थिक विषमताएं होती हैं, क्या होती हैं? बढ़ती हैं, घटती हैं, अप्रभावित रहती हैं, मतलब सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी स्थितियां संभव रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी दर तथा मुद्रास्फीति की दर के मध्य पाया जाता है सकारात्मक संबंध भी पाया जाता है, विपरीत संबंध। तो ऑप्शन नंबर सी ए तथा दो बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र होता है, मतलब उसका ढलान होता है, क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर ढालू होता है। क्या है? ऊपर से नीचे की ओर ढालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स ने अपने सिद्धांत में प्रतिपादन में किस देश के ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन का किया था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो का लास्ट पार्ट था, ठीक है। तो गाइस आई होप मतलब आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा, ठीक है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं वीडियो को कम से कम लाइक कमेंट जरूर करिएगा। इसमें से जो आप आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं सर ये आंसर गलत है, और जो हमने सही आंसर बताए हैं तो सही होंगे आपके। मतलब हमें कुछ आंसर के क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे थे, तो हमने जो लगाया था वही टिक लगा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले आंसर की के साथ। तो इस बार मेडिवल हिस्ट्री के आंसर की या तो मतलब जियोग्राफी के आंसर की जल्द से जल्द वीडियो आने वाले हैं 2-4 दिन में, ठीक है। हो सकता है संडे को आपको किसके जियोग्राफिक के मिल सकते हैं। चलिए अब जियोग्राफिक के आंसर की में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।